नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा शीर्षक है हरियाणा बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th का पेपर जो आज संपन्न हुआ है, पूर्ण हुआ है। साथियों, हिंदी व्याकरण का पेपर कैसे सेट हुआ है ये देखने का विषय है और उसे समझने की बात है। आज हम इसकी जो व्याकरण सेट हुई है उस व्याकरण को हम जो सॉल्व करवाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसका सेट बी आज हमारे हाथ में है, इसे हम आज सॉल्व करेंगे। देखते रहिए साथियों, और जो दे चुके हैं वो अपना सही गलत भी अपना निर्णय ले सकते हैं कि मैंने सही किया है या गलत किया है। परंतु जिन्होंने गलत भी किया है वो घबराएं नहीं, क्योंकि व्यक्ति जीवन में सीखता है, सीखने की एक प्रक्रिया सतत होती है, तो वो हमेशा सीखता है। और जिन्होंने अच्छा किया है वो अपने को नंबर पक्का समझें कि ये मेरा इस पे इतने नंबर का है, इतना आ जाएगा। अतः साथियों देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा है खंड के, और खंड का में निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। द्वंद्व समास की परिभाषा, बहुत हल्का, अति सिंपल जो दिया है द्वंद्व समास की परिभाषा। मैं द्वंद्व समास की परिभाषा सीधा ही लिख देता हूं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास कहते हैं। साथियों, परिभाषा इसकी ऐसे भी हो सकती है, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब जैसे माता पिता, इसका उदाहरण जब तक आप नहीं देंगे जब तक आपको नंबर मिलने वाला नहीं। एक एक नंबर के प्रश्न उदाहरण जरूर मांगते हैं और इसमें लिख भी दिया है, उदाहरण सहित लिखिए। तो माता पिता, माता पिता, ये इसका एक उदाहरण देना था बस। इसका विग्रह होगा माता और पिता, माता और पिता, ये इसका विग्रह हो गया। ये समास हो गया माता पिता, और ये इसका विग्रह हो गया माता और पिता। तो यहाँ आपकी एक परिभाषा बन जाती है। यहाँ आपके जितने भी नंबर का ये है, 1 का या 2 का, यहाँ सीन नहीं हो रहा है मेरे सामने, ये आपका उत्तर सही हो गया है। आपने प्रश्न 1 और 1 का है ये के, 1 का है ये के। अब दूसरा है आपका ख, एक के ही पार्ट हैं ये। इसमें दूसरे में है आशीर्वाद और कृषक, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये दो शब्द दिए हुए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने आशीर्वाद लिख लेना। आशीर्वाद, आशीर्वाद का आगे हमने लिखना है इसके पर्यायवाची। नंबर 1 जैतु, कोमा लगा के लिखेंगे, और एक जैतु हो गया, और एक इसमें एक जैतु हो गया, और दूसरा है आपका आशीष। आशीष, इसमें दो दो ही पूछे जाते हैं, आप दो दो ही बताइए, दो में ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। वो दो दो ही पूछते हैं, लिखा भी है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दूसरा है कृषक। कृषक मायने किसान होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, किसान। दूसरा हलधर, हलधर, और तीसरा इसको जो है धरती पुत्र भी कह सकते हैं, धरती पुत्र। वैसे इसके दो ही काफ़ी थे, किसान और हलधर। इसमें ही आपका 1 नंबर पूरा हो गया। ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना ही बता दीजिए।
परंतु कभी कभी हमें शक होता है कहीं गलत तो नहीं है, तो एक और लिख देते हैं। आगे देखेंगे क ख ग, प्रश्न ग। इसमें क्या कहता है, स्वभाव और न्याय में उपसर्ग छांटिए। स्वभाव पहले इसमें ही देखेंगे हम। देखिए इसके टुकड़े करके देखते हैं हम। तो स्व और भाव, स्व तो शब्दांश हो गया और भाव अलग शब्द हो गया, तो सीधी सी बात है इसमें क्या, स्वभाव में स्व, आप स्वभाव ना लिख करके भी सीधे ही स्व लिख सकते हो, नहीं तो उपसर्ग ऐसे लिख दिया और उपसर्ग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वभाव उपसर्ग स्व, बस ये ऊपर शब्द हो गया और उपसर्ग स्व आ गया इसमें। दूसरा पूछा है इसमें न्याय, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ये थोड़ा कठिन भी दिया है बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ तक नहीं जाते कुछ बच्चे। न्याय, न्याय में उपसर्ग छांटना है। अब देखिए जब हम इसके टुकड़े करते हैं तो टुकड़े नहीं होते। न्याय एक शब्द है, ना तो आधे न्याय को हम अलग कर सकते हैं ना इसको, तो ऐसे में इसको हमने क्या देखना है, इसमें संधि देखेंगे। तो संधि इसमें यन स्वर संधि बनती है, नी धन आय, ऐसे शब्द निकला। अगर ऐसे शब्द नहीं टूटा तो ऐसे टूटेगा। अब देखिए इसमें नी निकल आया शुरू में, तो नी इसमें उपसर्ग है। जिन्होंने नी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। तो न्याय में उपसर्ग है नी, ये नी जिसने लिखा है उनका सही है। आगे देखेंगे साथियों, आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है अविकारी शब्दों को छांटकर लिखें। तो अविकारी शब्द और विकारी शब्द दोनों दिए हुए हैं हमें। देखिए इसमें लिखा हुआ है योग, किंतु, विद्यालय, अथवा। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण बदल जाते हैं, परंतु अविकारी वो होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण नहीं बदलते हैं। तो इसमें सीधा सा सिंपल सा ये है, जो ज्यों के त्यों रहते हैं, जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शब्द हैं किंतु और अथवा। किंतु और अथवा, ये दो शब्द ऐसे हैं, ये अविकारी हैं, ये हैं अविकारी, अविकारी। अविकारी शब्द हैं किंतु और अथवा। तो इसमें भी आपका जिन्होंने किंतु अथवा लिखा है वो भी सही है। आगे चलेंगे हम। आगे पूछ रहा है, ये प्रश्न था पहले, ये गहमा, और अब आगे आ गया है आपका नेमा। उत्कृष्ट और हे में विलोम शब्द छांटिए। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का एक होता है निकृष्ट। उत्कृष्ट होता है बहुत अच्छा और निकृष्ट बहुत बेकार। तो इसका आगे होगा विलोम निकृष्ट, निकृष्ट, ये निकृष्ट इसका उत्तर यहाँ सही होता है। आगे है हे। हे मायने वैसे घृणा होती है, किसी से कोई घृणा करता है तो हे होता है। इसका जो हम उल्टा करेंगे तो किसी को कोई अपनी तरफ लाता है वो ग्राह्य हो जाएगा। ग्राह्य। अतः साथियों आगे चलेंगे हम। आगे कह रहा है 6 पे कि भाई
आप यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताएं। यमक अलंकार, और प्रश्न है ये च। यमक अलंकार, यमक अलंकार, इसकी हेडलाइन डालेंगे। पहले मैं बोल के बता देता हूं। दो या दो से अधिक शब्द, जहां काव्य में दो या दो से अधिक शब्द एक जैसे हों तथा अर्थ हर बार भिन्न हो, अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। लिखेंगे परिभाषा। जहां काव्य में एक जैसा शब्द या एक जैसे शब्द, एक जैसे शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो या दो से अधिक बार, दो से अधिक बार आए, अधिक बार आए, तथा अर्थ हर बार अलग हो, अर्थ हर बार अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। साथियों उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। जैसे जैसे जरूर देना पड़ेगा। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये एक लाइन है साहित्य से। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पहली काली घटा, जो काली के साथ जुड़ा है घटा, वो है पहला घटा बादल, बादल के लिए हुआ है प्रयोग इसका यहाँ। और दूसरा घटा घमंड, ये घमंड के साथ जुड़ा हुआ है, ये काली के साथ जुड़ा हुआ है। तो घमंड का यहाँ मतलब होता है कम। घमंड घटा यानी घमंड कम हुआ, तो यहाँ घटा कम। घटा बादल और घटा कम, ये विश्लेषण शब्द लिख करके भी लिख सकते हैं। अतः साथियों यहाँ भी आपका ये यमक अलंकार हो जाता है। आगे चौपाई छंद की सोधारण परिभाषा स्पष्ट कीजिए। अब हम चलते हैं चौपाई पे। तो चौपाई में क्या है? चौपाई सममात्रक छंद होता है और चौपाई में एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके 4 चरण होते हैं। चौपाई, और प्रश्न संख्या है ये 6। चौपाई सममात्रक छंद होता है। सममात्रक छंद होता है। सममात्रक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है। अंत में गुरु होता है। ये है जी चौपाई की परिभाषा। अब देखेंगे इसका उदाहरण। कितने भी ऐसे उदाहरण हैं, कहीं से भी उठा लो। हनुमान चालीसा की कोई भी चौपाई उठा लो, 40 चौपाइयाँ हैं। 40 चौपाइयों का समूह है।
जो हनुमान चालीसा की किसी भी चौपाई से आप उठा सकते हो, शुरू से ले लो, बीच से ले लो, कहीं से भी ले लो, रामायण से कहीं से भी ले लो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सो नहीं बहुविधि सब संता, घन घमंड नवगर जत गोरा, प्रियाहीन मन डर पथ मोरा। इधर आप शुरू में हनुमान चालीसा में से भी ले सकते हो, कहीं से भी आप एक चौपाई उठा लीजिए और वो लिख दीजिए, बस। ये हो गया आपका चौपाई का उदाहरण। ये उदाहरण मैंने अभी लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो, टाइम के अभाव में मैं बोल के आपको बता रहा हूँ। और भी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कितने भी चौपाई हैं जो आपको कहीं ना कहीं से याद होंगी, किसी भी एक चौपाई को उठा लीजिए और उसमें रख दीजिए। हो गई आपकी चौपाई के उदाहरण। आपके हो गए, यहाँ 2 नंबर का होगा आई थिंक, तो 2 नंबर यहाँ आपके क्लियर हो जाते हैं। आगे है जय, ये एक का भी हो सकता है, मैं क्लियर नहीं कह सकता क्योंकि एक पेज मेरे पास में व्याकरण का आया है पेपर का, पूरा पेपर मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि जितने भी निर्देश होते हैं पेपर के शुरुआत में ही वो लिखे होते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कैसे है। अब आगे है आपका अंधेर नगरी चौपट राजा, और इतना लिखा है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी चौपट राजा। और इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। वैसे ये लोकोक्ति पूरी होती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यानी इसका है मूर्ख राजा का होना, और इसको यूँ भी कह सकते हैं जहाँ राजा मूर्ख होता है वहाँ न्याय नहीं मिलता। जहाँ, इसको सीधा ही लिखेंगे, जहाँ राजा मूर्ख होता है, वहाँ न्याय नहीं मिलता। आगे इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करना होता है, चाहे वो लोकोक्ति है या आपका मुहावरा है। तो कोई भी उदाहरण दे दीजिए जहाँ कोई तानाशाह राजा देखा हो, या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने हो। आप कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ तो वही बात हुई, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब ऐसे उदाहरण कहाँ मिल सकते हैं आपको? प्राचीन में देखेंगे। अब जैसे आपका जितने भी पूर्व में राजा महाराजा हुए हैं, वहाँ न्याय नहीं मिलता हो किसी राज्य में, तो उसका उदाहरण भी हम यहाँ दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आम तौर पर भी हम उदाहरण इसके दे सकते हैं अपने वातावरण में। किसी की तानाशाही देख रहे हैं, किसी कंपनी मालिक की देख रहे हैं, किसी अधिकारी देख रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर बाजी टका शेर खाजा। यहाँ तो वही बात हो गई, जहाँ राजा मूर्ख होता वहाँ न्याय नहीं मिलता। ऐसे कुछ अधिकारियों के ऊपर भी आप ये प्रश्न लिख सकते हैं, बिना नाम लिए भी लिख सकते हैं। अतः साथियों, आगे अब हम देखेंगे, यहाँ आपके जो व्याकरण के प्रश्न है पूर्ण होते हैं। आगे चलता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें एक विषय पर निबंध लिखना होता है। और मैं निबंध के विषय में भी आपको बता चुका था पहले ही, या तो ये आएगा कि वो कितने अंक का है, या ये आएगा कि वो कितने शब्दों में लिखना है, और ये आपके पहले ही बता दिया गया होगा। अन्यथा ये जब आपने शुरू में ही प्रश्न की रूपरेखा पढ़ी होगी, प्रश्नों को हल करने का तरीका पढ़ा होगा, तो इसमें शुरू में दिया हुआ होगा कि ये इतने नंबर का, 10 का है या 5 का है।
तो उतना ही हमने लिखना है। कैसे कैसे लिखना है? सबसे पहले हमने भूमिका लिखनी है। भूमिका लिखने के बाद में भूमिका में क्या लिखना है, उसके विषय में हमने एक मोटी सी जानकारी, व्यापक जानकारी लिखनी है। उसके बाद में हमने तथ्यात्मक हेडलाइंस लिखनी है, हमने प्रमुख लाइन लिखनी है। उन प्रमुख लाइनों पर अपनी बात हमने लिखनी है। अंत में हमने उसमें एक निष्कर्ष या उपसंहार लिखना होता है। उपसंहार लिखिए और सटीक लिखिए, निष्कर्ष की तरह लिखिए। अतः इस प्रकार से आपका ये निबंध भी पूरा हो जाता है। यहाँ आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। हालांकि निबंध में नंबर कटते हैं क्योंकि बच्चों पे करने का तरीका नहीं आता। वो तथ्यात्मक नहीं लिखते, तथ्यों को नहीं लिखते, आंकड़ों को नहीं लिखते। इसमें आंकड़ों को भी लिखा जाना चाहिए कि देश में टैबलेट की बात हो, यहाँ लिखा हुआ सदुपयोग दुरुपयोग, या मतदान का महत्व हो, मतदान के बारे में आप लिख सकते हो। कितने मतदान जो है, कितने मतदाता हैं हमारे यहाँ भारत के अंदर, और कितना मतदान, कितने प्रतिशत मतदान होता है, और कितने लोग जो मतदान नहीं करते हैं। ऐसे आंकड़ों को आप प्रतिशत के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। ऐसे दर्शाएंगे तो आपका जो पेपर है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, उसमें तथ्यात्मक आंकड़े आ जाएंगे और वो एक अच्छे ढंग से जो है लिखा जा सकता है। अतः साथियों, आज हमने जो यहाँ व्याकरण आपको बी सेट की करवाई है, ये उम्मीद है कि आपने ये समझी होगी या आप इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। अतः साथियों, देखते रहिए, बने रहिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।